कर अपने प्यार को हमेशा के लिए अपना बना लिया। इसके बाद दोनों जोड़ों ने सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। फिर उन्हें कोहबर घर में ले जाया गया। लेकिन इतना आसान सब कुछ थोड़ी होता है, वो भी शादी में। तो बस जैसे ही वो लोग कोहबर रूम के पास पहुंचे, पता नहीं कहां से अचानक जानवी, आशा, ईशा, अजीत और बाकी सारे कजिन्स सामने प्रकट हो गए और द्वार छीन लिया। हाँ जी, अब जो आगे जाना है तो पहले हमारा कमीशन निकालिए। रिहान, एक मिनट यार, तुम सब तो हमारी टीम में खेल रहे थे ना, तो अचानक ऑपोजिट टीम में कहाँ चले गए? वो क्या है, आपने हमारी बेस्ट खिलाड़ी को क्लीन बोल्ड कर दिया, अब इसका जुर्माना तो आपको देना पड़ेगा ना। हाय, हमने नहीं किया, इन्होंने हमें बोल्ड किया। ओ हो, सब जोर से हूटिंग करने लगे। इसके बाद थोड़ी देर और मस्ती चलती रही। फिर दोनों दूल्हों ने पूछा कि उन लोगों को क्या चाहिए, तो जानवी ने कहा, वैसे तो कायदे से आप लोगों को हमें कोई गाना या कविता सुनानी चाहिए, लेकिन हमारा सुनने का मूड बिल्कुल नहीं है, तो आप हमारे एक छोटे से सवाल का जवाब ही दे दीजिए। जी पूछिए। रिहान से, आप तो किडनैप हो गए थे, तो फिर वापस कैसे आए, और उन लोगों ने आपको कहाँ रखा था? टफ सवाल। देखिए, यहाँ हर फैमिली मेंबर के पास एक लॉकेट है, जिसे हमने पहले दिन ही सबको हर वक्त पहनने को हिदायत दी थी। असल में उसमें एक ट्रैकर लगा हुआ है जो अजीत के टैब से कनेक्टेड है। जब उन लोगों ने मुझे किडनैप किया तो उसी वक्त सोहम ने मास्क लगाकर मेरी जगह ले ली, लेकिन इससे उस लॉकेट के बारे में कुछ पता नहीं था। जब लाइट वापस आई तो वहाँ सब दिख रहे थे, लेकिन टैब में एक आदमी कम शो कर रहा था, अजीत। इसके बाद हमने गुपचुप तरीके से इसे ढूंढा तो ये गैरेज के पीछे बेहोश मिला। हमने रात को इसे वहां से हटाया और राठौर मेंशन पहुंचा दिया। आगे तो आपको सब पता ही है। इसके बाद उन्हें कोहबर के लिए ले जाया गया। उन लोगों ने बाकी की सारी रस्में की, हंसी ठिठोली हुई और इस तरह ये सब कुछ खत्म हुआ। हंसते मुस्कुराते मस्ती मजाक करते सारी रस्में बीत गईं और विदाई का वक्त नजदीक आ गया। अपने हाथों में खील लेकर पीछे उछालते हुए दोनों दुल्हनें आगे बढ़ रही थी। इस वक्त वहां मौजूद सभी की आंखों में आंसू आ गए थे। बहुत ही अजीब सी फीलिंग थी, जहाँ एक तरफ सब इस बात को लेकर बहुत खुश थे कि उनकी लाडली को एक बहुत ही अच्छा जीवन साथी, एक बहुत ही केयरिंग परिवार मिला है, तो वहीं साथ में इस बात का दुख भी था कि अब उनके आंगन की रौनक उनसे दूर चली जाएगी। वैसे तो आरजू का मायका और ससुराल दोनों बगल में ही थे, लेकिन फिर भी अब उस घर की चिड़िया किसी और घर की शोभा होगी। अब उस घर की सुबह बिना आरजू के नखरे और रात बिना उसकी जिद की होगी। ये बात उन तीनों को बहुत खल रही थी। लाख कोशिशों के बाद भी आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वहीं ईशानी को न सिर्फ अपना घर बल्कि अपना शहर भी छोड़ना था। वो घर जिसका कोना कोना उसकी हंसी और शरारत से भरा हुआ था, जहाँ वो आज तक अपनी हर जिद, हर मनमानी पूरी करती आई थी, आज वही घर उसके लिए पराया हो गया था। वो बार बार सबसे लिपट रही थी, जैसे कहना चाहती हो, उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे, बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पा दिल भरो, मुड़ के ना देखो टी जाए उगती लंबी जुदाई हो तो दिल का, एक बार फिर से ना देखो दिल भरो। कर फूट फूट कर रोने लगा। बाकी सब भी उसे समझाने की कोशिश में लग गए थे, लेकिन कौन किसको समझाए। उन लोगों ने दोनों में कभी भी फर्क किया ही नहीं था। आरजू और ईशानी दोनों को ही उन लोगों ने समान रूप से प्यार किया था, और आज एक साथ उनकी दोनों ही बेटियां विदा हो गई थी। किसी के भी आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मिस्टर मित्तल, मिस्टर शर्मा, देवकी जी और बाकी सबने सबको संभालने और समझाने की कोशिश की, और फिर वो लोग भी निकल गए। अब वहाँ सिर्फ राठौर परिवार ही बचा था। कुछ देर पहले जहाँ शोर शराबा और धूम मची थी, वहीं अब सिर्फ खामोशी पसरी थी। लेकिन फिर भी हर एक कोना, हर जगह उनकी यादों से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी कहीं से वो बाहर आएंगी और उन्हें रोते हुए देखकर उनका मजाक उड़ाएंगी। दूसरी तरफ आरजू और ईशानी के आंसू भी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रोना तो आरब को भी आ रहा था, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करके ईशू को संभाल रहा था। उसकी गाड़ी में मामा जी, मामी जी और वो दोनों थे। वहीं दूसरी गाड़ी में ईशा, सुमित, रेहान और आरजू थे। बाकी सब अलग दूसरी गाड़ियों में थे। जब काफी देर तक दोनों चुप नहीं हुई तो रेहान ने आरब को मैसेज करके प्लान बनाया। फिर उन लोगों ने देवकी जी और रमेश जी को भी मैसेज किया और गाड़ी एक जगह रोक दी। थोड़ी देर बाद गाड़ी दोबारा चली तो ईशानी देवकी जी के और आरजू मिस्टर मित्तल के साथ उनसे लिपट कर बैठी थी, और उनके नए बने पतिदेव चुपचाप उनके बगल में बैठे थे। थोड़ी देर में वो सब सो गए। वैसे भी सब रात भर के जगे थे और रास्ता बहुत लंबा था, तो सबको यही बेस्ट लगा। बारात घर पहुंच चुकी थी। मिस्टर मित्तल गाड़ी से उतरे तो आरजू भी आदत के अनुसार उतरकर मित्तल हाउस की ओर बढ़ने लगी। तभी उसका आंचल, जो रेहान के हाथ से बंधा था, खिंच गया और उसे अचानक से हकीकत का एहसास हुआ, और एक बार फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये हाल तो वहां मौजूद सभी का होने लगा था, क्योंकि सबने खुद को संभाल कर गृह प्रवेश की तैयारियां शुरू कर दी। ईशा ने बारी बारी से दोनों दुल्हनों को शरबत पिलाया और फिर उन्हें लेकर अंदर आई। मामी जी ने आरव ईशानी और देवकी जी ने रेहान आरजू की आरती करके उन्हें अंदर आने को कहा। दोनों दुल्हनों ने पैर से चावल का कलश गिराकर अपने आलते लगे पैरों के साथ घर में प्रवेश किया। इसके बाद दोनों ने एक एक करके सारी रस्में पूरी की। वैसे तो ईशू को भी अपनी फैमिली की याद आ रही थी, लेकिन फिर भी इस वक्त सबसे ज्यादा बुरा हाल मिस्टर मित्तल और आरव का हो रहा था। आज पहली बार था जब घर में कोई फंक्शन हो रहा था और आरजू वहां नहीं थी। वो बार बार कोशिश कर रहे थे अपने आंसू रोकने की, लेकिन ये कमबख्त तो जैसे आज किसी की भी सुनने के मूड में थे ही नहीं। थोड़ी देर बाद सारी रस्में खत्म हुई और दोनों दुल्हनों को आराम करने के लिए उनके कमरों में भेज दिया गया। मिस्टर मित्तल ने ईशू से कहा, बच्चे हमें माफ कर दीजिए, आज आपका इस घर में पहला दिन है और हमने आपका आज का दिन बिगाड़ दिया। अरे नहीं पापा, मैं
मैं समझती हूँ। आरज़ू ने इस दिन के लिए बहुत सारे सपने सजाए थे। वो हमेशा कहती थी, भाई की शादी होगी तो ये करूँगी, वो करूँगी। और आज वो यहाँ नहीं है तो मैं भी उसे सच में बहुत मिस कर रही हूँ। पापा, अगर आप बुरा ना माने तो एक एक बात बोलूँ? क्या हम बाकी की रस्में आरज़ू के पग-फेरों के बाद कर सकते हैं? मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि उसके बिना कोई भी रस्म हो। मिस्टर मित्तल उसे प्यार से समझाते हैं और फिर वो भी उसे आराम करने के लिए बोलकर चले जाते हैं। आरव जो दरवाजे पर खड़ा उनकी बातें सुन रहा होता है, उनके जाने के बाद ईशू से लिपट जाता है और उसकी भी आंखें नम हो जाती हैं। ईशू किसी तरह उसे समझाती है और फिर सुला देती है। दूसरी ओर रेहान जब अपने कमरे में आया तो आरज़ू बालकनी में खामोशी से खड़ी आसमान को देख रही थी। वो भी वहीं जाकर खड़ा हो गया और आसमान को देखकर कहने लगा, मम्मा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आपके और पापा जितना तो नहीं, लेकिन मैं आपकी बेटी का पूरा ख्याल रखूंगा। मैं जानता हूँ वो आपके लिए कितनी स्पेशल है और उसके लिए आप लोग क्या मायने रखते हैं। यकीन मानिए, मैं कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो भी हालात हो। मेरे लिए अब से वो खुद मुझसे भी पहले होगी। उसकी बातें सुनकर आरज़ू उससे लिपट जाती है और सिसकने लगती है और रेहान बस उसे थामे हुए उसके बाल सहलाता है। थोड़ी देर में जब वो कुछ हरकत नहीं करती तो रेहान देखता है कि वो सो चुकी है, तो वो धीरे से उठाकर उसे बेड पर लेटा देता है और थोड़ी देर में वो भी सो जाता है। अगली सुबह आरज़ू उठती है और रेहान को अपने सामने देखती है तो बहुत खुश हो जाती है। वो अपना हाथ बढ़ाकर उसके माथे के पास ले जाती है, लेकिन फिर कुछ सोचकर रुक जाती है और तैयार होकर बाहर आती है। वो देवकी जी और मिस्टर शर्मा के पैर छूती है तो मिस्टर शर्मा उसे अपने पास बैठने को कहते हैं और फिर उसे प्यार से समझाते हैं, देखो बच्चे, हम मानते हैं कि समाज की नजरों में हमारा रिश्ता अब बदल गया है, लेकिन हमारे लिए आज भी आप हमारी बेटी हैं, हमारी परी, हमारी गुड़िया ही हैं। और हमारे घर में बेटियां पैर नहीं छूती। आज के बाद ये गलती कभी मत दोहराइएगा, ये आपके ससुर का आदेश है। उनकी बात पर देवकी जी और आरज़ू दोनों मुस्कुरा देते हैं। देवकी जी आरज़ू से रसोई की पूजा करवाती हैं और उससे कुछ मीठा बनाने को कहती हैं और बताती हैं कि आज उसकी पहली रसोई है तो दोपहर में कुछ लोग आने वाले हैं। वैसे तो लंच कुक ही बनाएगा, लेकिन क्या बनाना है ये आरज़ू को ही डिसाइड करना है। उसके बाद उसे आज के रिसेप्शन के लिए तैयार भी होना है। आरज़ू उनकी बात सुनकर काम में लग जाती है। उनके जाने के बाद ईशा आरज़ू को रेहान के नाम से छेड़ने लगती है। मित्तल हाउस। आरव उठता है तो ईशू आईने के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही होती है। आरव पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसके कंधे को चूम कर कहता है, गुड मॉर्निंग वाइफी, आप इतनी सुबह उठ गए? रात को नींद तो ठीक से आई ना? शिकायत करते हुए। हाँ, नींद ही आई। अनजान बनते हुए। अच्छा जी, मतलब कुछ और भी आना चाहिए था। उसे पीछे धकेलते हुए। आपसे तो ना बात ही करना बेकार है, आप ना रहने दो। आरव उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचता है जिससे वो एकदम पास आ जाती है और दोनों एक दूसरे की धड़कन महसूस करने लगते हैं। आरव उसके माथे पर किस करता है और कहता है, स्वीटी, बस थोड़ा इंतजार और कर लो, फिर मैं भी तुम्हारा और मेरी जान भी तुम्हारी। ईशु धीरे से सिर हिलाकर हाँ कहती है और उसके सीने में अपना सिर रख लेती है। थोड़ी देर बाद दोनों तैयार होकर बाहर आते हैं और मौसी जी, मामा जी और मामी जी का आशीर्वाद लेकर मिस्टर मित्तल के पास आते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों उनके पैर छूने के लिए झुकते हैं, वो उन्हें बीच में रोक देते हैं। अरे भाई, मैं अभी इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, और फिर मैं तो हमेशा से आप लोगों का दोस्त रहा हूँ, मुझे ना ये बुजुर्गों की लाइन में मत भेजो भाई। उनकी बात पर सब हंसने लगते हैं। ईशु ने पहले कह दिया था कि वो आरज़ू के बिना कोई भी रस्म नहीं करने वाली, तो आज सब फ्री ही थे और बैठे हुए गप्पे मार रहे थे। मिस्टर मित्तल ने सबको बताया कि वो आज लंच के लिए कहीं बाहर जाने वाले हैं और ईशु के लिए कुछ सरप्राइज है, तो वो सोच में पड़ जाती है। शर्मा हाउस। थकान की वजह से सुबह रेहान काफी लेट उठा। वो जल्दी से तैयार होकर बाहर आया तब आरज़ू और बाकी सब पूजा कर रहे थे। रेहान चुपचाप बैठ गया। पूजा के बाद सब रेहान के लेट उठने पर उसकी टांग खींचने लगते हैं। तभी डोरबेल बजती है और रेहान उन लोगों से पीछा छुड़ाते हुए दरवाजा खोलता है। सामने मित्तल फैमिली खड़ी होती है। वो सबको अंदर आने को बोलता है। आरज़ू जब उन्हें देखती है तो उछल पड़ती है और दौड़कर मिस्टर मित्तल के गले लग जाती है। एक बार फिर से उसकी आंखें भर आती हैं। वो एक एक करके सबसे मिलती है। सब उसे समझाते हैं और तब अंदर आते हैं। आरज़ू मिस्टर मित्तल और आरव के साथ बैठती है और सब बातें करने लगते हैं। एक बार फिर बेल बजती है तो मिस्टर शर्मा ईशू को दरवाजा खोलने को कहते हैं। वो हैरान सी झिझकते हुए दरवाजा खोलती है और चीख पड़ती है। सामने राठौड़ परिवार होता है। वो भी भरी आंखों से सबसे मिलती है। आरज़ू भी उन्हें देखकर इमोशनल हो जाती है और उन सबसे मिलती है। सब एक दूसरे से मिलते हैं और फिर बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। सब बहुत खुश थे सिवाय रेहान के। वो बेचारा सुबह से अपनी बीवी से बात करना चाहता था, लेकिन वो सबके बीच में मगन थी। यहाँ तक कि एक बार उसकी ओर देखा भी नहीं। अब क्या करे, मायके का मोह होता ही ऐसा है। आज तो आरव भी अपनी बहन के साथ इस तरह चिपका हुआ था जैसे पता नहीं कितने सालों बाद मिला। सब मगन थे सिवाय रेहान के। एक वही बेचारा अकेला पड़ गया था। बातों का सिलसिला भी और चलता अगर रेहान सबको खाने और शाम के फंक्शन के बारे में याद न दिलाता। सबने साथ ही लंच किया। आरज़ू ने आज सारा खाना मिस्टर शर्मा और देवकी जी की पसंद का ही बनवाया था। सबने खाने की बहुत तारीफ की। अंत में आरज़ू के हाथ का बना खीर और कपकेक, रेहान का फेवरेट, सर्व किया गया। सबने तारीफ की और ढेर सारा आशीर्वाद दिया। महेंद्र जी ने उसे कंगन दिए, लेकिन उसने इनकार कर दिया। तो उन्होंने कहा, बच्चे, घर की बहू बेटियां देवी का रूप होती हैं। वो कभी हमें सही गलत बताकर सरस्वती का ज्ञान देती हैं, तो कभी हमारे घर की देखभाल करके लक्ष्मी बन जाती हैं। और जब वो हमें स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना खिलाती हैं तो माँ अन्नपूर्णा बन जाती हैं। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब वो पहली बार कुछ करें तो उनकी झोली खाली नहीं रहनी चाहिए। इसीलिए अब आप ये रख लो। सब उसे इशारा करते हैं तो वो ले लेती है। फिर बाकी सभी उसे कुछ न कुछ देते हैं। खाना खाने के बाद रेहान सोचता है शायद अब उसे आरज़ू से बात करने का मौका मिल जाए, लेकिन देवकी जी उसे ईशू, ईशा और बाकी सभी लेडीज को तैयार होने के लिए पार्लर भेज देती हैं। और एक बार फिर रेहान उससे बात नहीं कर पाता।
शाम को सब रिसेप्शन के लिए पहुंचते हैं। आज की पार्टी गार्डन में रखी गई थी। पूरे गार्डन को रंग बिरंगी लाइट और आर्टिफिशियल फूलों से सजाया गया था। गार्डन की एक तरफ स्टेज बनाकर वहां दोनों जोड़ों की बैठने की व्यवस्था की गई थी। सामने गेस्ट के बैठने की व्यवस्था थी और एक तरफ खाने का काउंटर। आज के लिए रेहान ने एक लाइला कलर का 3 पीस सूट पहना था। वहीं आरव ने व्हाइट फॉर्मल पैंट, व्हाइट शर्ट और साथ में ऑलिव ग्रीन ब्लेजर। दोनों अपने बिजनेस फ्रेंड्स और कलीग से बातें कर रहे थे। तभी म्यूजिक बजने लगा। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना राबता, तुझसे राबता, तू हम सफर है। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए कर गया। गुजरता सा लम्हा एक दामन भर गया, तेरा नजारा पारा मिला। सदियों से तरसे हैं जैसी जिंदगी के लिए, तेरी सोहबत में दुआएं हैं उसी के लिए। तेरा मिलना है उस रब का इशारा मानो, मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता। कुछ तो है तुझसे राबता, तू हम सफर है, फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है, मरना इसी के लिए। इसी के साथ लाला कलर के गाउन में जिसमें गोल्डन वर्क था उसे पहने हुए आरजू और ऑलिव ग्रीन कलर के गाउन में ईशानी आगे आती है। आरव और रेहान उनके पास आते हैं और उनका हाथ थाम कर उन्हें स्टेज पर लेकर आते हैं।